हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज की इस वीडियो में आपको एमटीकैट के रिगार्डिंग प्रो टिप्स दी जाएगी, यानी वो स्टूडेंट्स यानी वो कैंडिडेट्स जो एमटीकैट का एग्जाम दे रहे हैं, एमटीकैट का एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए एमटीकैट के प्रो टिप्स को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कौन सी ऐसी टिप्स है जिनको फॉलो करके जो एक आम बच्चा है वो टॉपर बन जाता है, और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छा सिक्योर कर लेते हैं, उनके बारे में आपको कुछ बताया जाएगा। कुछ प्रो टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। आज की वीडियो एमटीकैट में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको प्रो टिप्स बताई जाएंगी एमटीकैट के हवाले से। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत केयरफुली इस वीडियो को देखना है, एंड तक देखना है। और किसी किस्म का पॉइंट अगर कोई ऐसा रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू आस्क इट विद मी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर किसी किस्म का कोई ऐसा पॉइंट है जो कि आपको लगता है कि आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो आप उसको ज़रूर नोट डाउन करें, ताकि बिफोर गिविंग योर एमटीकैट एग्जाम आप उन तमाम नोट्स को, आप उन तमाम प्रो टिप्स को एक दफ़ा फिर से आप गो थ्रो करें। क्योंकि इंसान की मेमोरी ऐसी होती है कि इंसान अगर कुछ अपने हाथ से लिखे और कुछ दिनों बाद भी उसको देखे तो उसको याद आ जाता है कि ये मैंने खुद लिखी थी और ये चीज़ किस चीज़ से रिलेट करती है। इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि आप जब इस वीडियो को देखें तो आप इस वीडियो में से नोट्स बनाएं, और इस वीडियो में से जो सी इंपॉर्टेंट बातें हैं आप उनको नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, अगर कोई से भी वीडियो आप देखते हैं तो आप इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन कर लिया करें। एक छोटी सी डायरी बना लें, एक छोटे से नोट्स बना लें जिसमें आप इन बातों को नोट डाउन कर लिया करें, ताकि वो आपके टाइम बाय टाइम आपके लिए यूज़फुल हों और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट आवर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको बताते चलें कि कोई भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम आप देने जाते हैं, यानी कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देने जाते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपका फ्यूचर बनाने में, ठीक है, उसको विदाउट प्लानिंग कभी भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए, कभी भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। यानी वेदर यू आर सॉल्विंग योर एमटीकैट एग्ज़ाम, अगर आप नम्स का टेस्ट दे रहे हैं या फिर अगर आप अपने एमटीकैट को सॉल्व करें या फिर किसी किस्म की आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम दे रहे हैं आप जो कि आपके फ्यूचर को बनाता है, ठीक है, उसके लिए आपको प्लानिंग की मस्ट ज़रूरत है। तो आपको बताते चले कि एमटीकैट का जो आप एग्ज़ाम सॉल्व करते हैं उसके लिए भी आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपके साथ एक छोटी सी प्लानिंग शेयर करते हैं जो कि आपके एमटीकैट के एग्ज़ाम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले बताते हैं कि जब आपको एग्ज़ामिनर आपका एमटीकैट यानी पेपर बेस्ड एमटीकैट एग्ज़ाम देता है, यानी आपको क्वेश्चन पेपर देता है जिसके अंदर आपके 200 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। जब वो आपको पेपर देगा, यानी आपको जब आपको क्वेश्चन बैंक देगा तो उसको आपने एक तरह से 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देना है। यानी पहला सेक्शन होगा जो कि ईजी होगा एंड द सेकेंड सेक्शन होगा जो कि हार्ड सेक्शन होगा। फर्स्ट जो इजी सेक्शन होगा, ठीक है, उसके अंदर आपकी स्टेटमेंट्स, आपके फ्लो चार्ट्स, आपकी डायग्राम्स, आपके डू यू नोज और तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यानी वो तमाम नोट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपने अपनी डायरीज़ पर, आपने अपने रफ रजिस्टर्स पर बनाए होते हैं, एज़ कम्पेरेटिव टू दोज जो कि हार्ड के कंपेरेटिव अगर हम लोग डिस्कस करें तो हार्ड के अंदर और ट्रिकी आपके सेक्शन के अंदर फार्मूला बेस्ड एमसीक्यूज़ आपकी होते हैं। आपके वो तमाम एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं, जिसके अंदर आपकी सोच लगती है, जिसके अंदर आपको सोचना पड़ता है, जिसके अंदर आपको लिखना पड़ता है, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ तरह की चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको अपनी मेमोरी को भी काफ़ी ज़्यादा आपको बूस्ट करना पड़ता है, यानी काफ़ी सारी चीज़ों को आप अपनी मेमोरी से भी फाइंड आउट करना पड़ता है। ये सेक्शन वो होता है। तो आपको सबसे पहले बताते चलें कि जब आप अपने एमटीकैट का एग्ज़ाम देंगे तो आपने अपने जो टेस्ट है उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देना है। पहला सेक्शन है ईजी सेक्शन, सेकेंड सेक्शन इज़ द हार्ड एंड ट्रिकी सेक्शन। सबसे पहला इजी सेक्शन आपको बता दिए जिसके अंदर आपके स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व है। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने वो एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं जो कि स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस करते हैं, यानी बायोलॉजी के एमसीक्यूज हो गए, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हो गए जो कि सिर्फ स्टेटमेंट्स है, जिनकी स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल रटी हुई हैं, यानी जिनकी स्टेटमेंट्स आपको बहुत ईजी वे में आती हैं, फ्लो चार्ट्स जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से आप याद कर लेते हैं, टेबल्स जो कि आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इजी लगते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम एक फ़्लो में ही अपना पेपर को सॉल्व करें, लेकिन ऐसा होता है कि जब कोई डिफ़िकल्ट एमसीक्यू आता है, यानी कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि अल्टरनेटिव नहीं होते और बिल्कुल इकट्ठे ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी एग्जामिनर चाहता है कि आपको थोड़ा सा अटेंशन में लाया जाए, यानी आपको थोड़ा सा दिखाया जाए कि एमटीकैट का एग्जाम
एग्ज़ाम ऑल्दो MD-CAT ही है, तो आपको बताया जाए कि वाकई में ही आप MD-CAT का एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कोई 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी दे दिए जाते हैं, वो भी अल्टरनेटिव नहीं इकट्ठे दिए जाते हैं। तो जब स्टूडेंट उसको देखता है तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है कि अपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले ईजी स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने मूव आउट कर देना है उनके लिए जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट है, यानी आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट्स में डिफ़िकल्टी, यानी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जिसमें आपको लगता है कि उसका आंसर मोर देन 1 है, यानी 2 आंसर्स भी हो सकते हैं। तो आपने उनको भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है, आपने उनको लीव नहीं करना, आपने कोशिश नहीं करनी कि उनको बाद के लिए, यानी उनको लास्ट मोमेंट्स के लिए छोड़ दें। आपने इस तरह से नहीं करना, आपने लास्ट मोमेंट्स के लिए नहीं छोड़ना। आपने जितने भी ईजी होते हैं और जितने भी ऐसे जिसमें आपको थोड़ा सा मीडियम लगता है और आपको लगता है कि हाँ मैं इसको तकरीबन 1-2 मिनट में इसको सॉल्व कर लूँगा, इसको सॉल्व कर लूँगी, तो आपने उसको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद जब आपका ये तमाम प्रोसीजर हो जाता है तो आपने जाना है हार्ड की तरफ, हार्ड के अंदर जिसके अंदर आपके फार्मूलाज आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है। और कभी समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस भी होते हैं, यानी उसमें आपको बिल्कुल कन्फर्मिटी होती है, यानी आप कंफर्म होते हैं कि ये MCQs आउट ऑफ द सिलेबस हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ MCQs ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होते, लेकिन इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको लग रहा होता है कि आपको वो MCQ नहीं आ रहा, तो आपने इस तरह से हरगिज़ नहीं करना कि आपने वो MCQ को छोड़ देना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका कोई 1-2 MCQ होता है वो ठीक भी हो जाता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप कोई MCQ छोड़ कर ना आए, बल्कि आप तमाम MCQs को सॉल्व करें। इसके बाद आपको बताते चलें कि आप जोन सा भी आप MCQ करें, ठीक है, उसको एक दफ़ा आप ज़रूर चेक करें। यानी आपने इस तरह से नहीं करना कि आपने MCQ कर दिया, ठीक है, और आपने फिर उसको छोड़ दिया कि बस अब मैंने MCQ कर लिया, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से नहीं करना, आपने एक दफ़ा कर उसको दोबारा चेक करना है। और आपको बताते चलें कि इस दफ़ा आपको बबल शीट्स पर फिल आउट करना पड़ेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप बबल्स बिल्कुल ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, आप बबल शीट का सीक्वेंस को बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, या फिर इस तरह से नहीं कि आप जो सीक्वेंस है आप उसको ख़राब करें, क्योंकि आपकी सीरीज़ के अकॉर्डिंग होता है। यानी आपको दोबारा बबल शीट प्रोवाइड नहीं की जाती। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आपको दोबारा बबल शीट कभी भी प्रोवाइड नहीं की जाती। आपको एक ही बबल शीट दी जाती है जिस पर आपने एक ही अपना जो MD-CAT का एग्ज़ाम है उसको सॉल्व करना होता है। तो आपने इसको बहुत प्रिसाइजली, बहुत केयरफुली आपने टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लास्ट नाइट भी बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने लास्ट नाइट ढेर सारी किताबें आप खोल कर बैठे हैं और आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, किस चीज़ को अब दोबारा से रीड आउट करूँ, किस चीज़ को रिवाइज़ करूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो सी चीज़ आपको आ रही होती है वो भी आपके जहन से चली जाती हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फ्रेंड कह रहा होता है कि यार हम यहाँ से नहीं यहाँ से स्टडी कर लेते हैं, क्या तुमने वहाँ से स्टडी किया, यहाँ से मैंने तो ये नोट्स बनाए थे, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। उस चीज़ को भी सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी कंडीशन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आपने किसी किस्म का कोई इस तरह से आपने डिप्रेशन लेने की कोशिश नहीं करनी। आपने जितनी स्टडी की है वो आपने खुद से की है, आपको इस पर कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। और आपने इस तरह से नहीं करना कि आप लास्ट नाइट भी स्टडी कर रहे हैं और पूरी रात आप स्टडी कर रहे हैं कि मैं अगले दिन आकर मैं पूरा दिन सो जाऊंगा या पूरा दिन सो जाऊंगी, लेकिन मेरी ये लास्ट नाइट है स्टडी की तो मैं इसको पूरा अवेल करूं। इस तरह से नहीं करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब जाते हैं और जब आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो डिफ़िकल्ट होता है और ऊपर से आपको नींद भी आ रही होती है, तो आपको लगता है कि अब तो आपसे बिल्कुल भी पेपर सॉल्व नहीं होगा, और इसी नींद की वजह से आप काफ़ी सारी मिस्टेक्स कराते हैं। यानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे आपने मस्ट सोना है, यानी 8 घंटे से कम आपने कोशिश करना है कि आप नहीं सोएं। आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाना है, ऐसे नहीं करना कि आप पढ़ाई में ब्रेकफास्ट भी करना भूल गए। आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है, आपने प्रॉपर नाइट स्लीप लेनी है, यानी नैप लेना है, ठीक है, आपने प्रॉपर खाकर जाना है, प्रॉपर प्रेपरेशन करनी है। इसके बाद आपको बताते चलें कि आपने अपनी एसेंशियल्स पूरी लेकर जानी है, यानी आपके पास स्टेशनरी पूरी होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि आप कभी किसी से कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने साथ पेन पेंसिल तो ले जाते हैं लेकिन वो इरेज़र लेके जाना भूल जाते हैं, और जब वो कुछ रफ वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनको इरेज़र की ज़रूरत पड़ती है तो वो कभी किसी से मांग रहे होते हैं और कभी किसी से। तो एक बुरा इंप्रेशन भी पड़ता है और इससे आपके पेपर पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो
इसलिए कोशिश करनी है कि आपके एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए, आप ब्रेकफास्ट पूरा करके जाएँ, आप कॉन्फिडेंट रहने चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको ऊपर से नीचे ही लेकर आता है। इसलिए कोशिश करनी है कि आपने कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें, और अपने ऊपर आपने एतमाद रखना है, अपने ऊपर आपने कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने जितना स्टडी किया है आपने बेहतर स्टडी किया है, आपने अपनी एफर्ट के साथ स्टडी किया है, और अब आपने अपनी इसी एफर्ट के साथ आपने अपने पेपर को सॉल्व करना है। और आपने किसी भी किस्म का कोई एग्ज़ाम हो तो आपने कोशिश करनी है कि आप स्ट्रेस में ना आए। मैं आपको लिटरली ये बात बता रही हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा टॉपर यानी टॉप कर जाते हैं, उनकी ये हैबिट है कि वो कभी भी जो हार्ड और ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको कभी भी वो अपने सर पर बोझ नहीं समझते, यानी कभी भी उसका स्ट्रेस नहीं लेते। ऑल्दो ये बात है कि जो अगर टॉपर है या फिर कैसा भी स्टूडेंट्स है, उसको एग्ज़ाम देने से पहले थोड़ी सी एनजाइटी होती है, थोड़ी सी वरिड वो रहता है, ठीक है। सिलेबस को आपने गो थ्रू करना है। और आपको एक प्रो टिप बताती चलूँ, वो ये है कि जब आपकी लास्ट नाइट हो तो आपने जितने भी आपने अपने रजिस्टर बनाया है जिसके अंदर आपने अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन किए हैं, यानी वो मिस्टेक्स जो आपने की हैं, ठीक है, उसको आपने मस्ट गो थ्रू करके जाना है। वो आप अपने साथ अपने जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, अपना एग्ज़ाम देने के लिए जब जा रहे होंगे, आप तब भी उसको देख सकते हैं। और रात को सोने से पहले आपने उसको मस्ट देखना है। अगर रात को सोने से पहले नहीं देख सकते तो सुबह उठकर आपने उसको मस्ट देखना है, वो तमाम मिस्टेक्स जो आपने अपनी प्रेपरेशन के दौरान की थी। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि आपने जो मिस्टेक्स की थी उसी में से चीज़ें आ जाती हैं, और जब आप आकर दोबारा देखते हैं तो आप फिर कहते रहते हैं कि काश मैं इस चीज़ को भी स्टडी कर लेती। ये कुछ प्रो टिप्स थी जो कि टॉपर्स भी अप्लाई करते हैं और आपके साथ भी शेयर की गई हैं। अगर आप इन प्रो टिप्स को अपनी लाइफ में, अपने एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा सिक्योर करेंगे। लेकिन ये तब ही होगा जब आपकी प्रेपरेशन 100% होगी, जब आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे कि आपने अच्छी प्रेपरेशन की है, आपने पास्ट पेपर्स को गो थ्रू किया है, आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा की है, आपने बुक्स को अच्छी तरह से फॉलो किया है, आपने हर एक चीज़ को पढ़ा है। ये तब ही हो, प्रेपरेशन अच्छी होनी चाहिए, तब आप इन टिप्स को सॉल्व करके, इन प्रो टिप्स को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो श्योर कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा सिक्योर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब इट एंड मस्ट लाइक द वीडियो। अप टिल नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।